आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े और मुश्किल काम के बारे में। सोचिए, एक नया नया आज़ाद देश, इतना विशाल, इतनी सारी विविधताएं, उसके लिए एक संविधान, एक नियम पुस्तिका बनाना। ये काम आखिर हुआ कैसे होगा? अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। लगभग 40 करोड़ लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं और सदियों की गुलामी से अभी अभी बाहर निकले हैं। इन सब के लिए एक रूल बुक कैसे लिखी जाए? ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज तैयार करने जैसा नहीं था। नहीं, ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को, उसके भविष्य को परिभाषित करने जैसा था। और यही वो पहाड़ जैसा काम था जो हमारे संस्थापकों के सामने खड़ा था। और बात यह है कि ये विचार कोई अचानक से नहीं आया। इसके पीछे सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय का एक बहुत गहरा सिद्धांत था। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा था, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी दखल के भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। और इसकी नींव तो और भी पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने रख दी थी। धीरे धीरे ये मांग हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा विचार आखिर हकीकत में कैसे बदला, कैसे एक आइडिया एक राजनीतिक जरूरत बन गया। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये एक दशक से भी ज्यादा लंबा सफर था। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार ये प्रस्ताव रखा। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। अंग्रेजों ने भी 1940 के अगस्त ऑफर में पहली बार इस बात को माना और आखिर में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने वो फ्रेमवर्क तैयार किया जिससे ये सपना सच हो सका। तो अब बात करते हैं उस बॉडी की, उस संस्था की जिसे ये ऐतिहासिक जिम्मेवारी दी गई थी, हमारी संविधान सभा। 389 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या है जो उन सैकड़ों आवाज़ों, अलग अलग नज़रियों और उम्मीदों को दिखाती है जो एक राष्ट्र का भविष्य लिखने के लिए एक साथ आए थे। और इस सभा की बनावट भी आप देखिए काफी अनोखी थी। एक तरफ थे ब्रिटिश भारत के प्रांत, जहां से 296 सदस्य इनडायरेक्टली चुने गए थे, और दूसरी तरफ थी रियासतें, जहां से 93 सदस्यों को वहां के शासकों ने नॉमिनेट करके भेजा था। तो एक तरीके से ये लोकतंत्र और राजशाही का एक मिला जुला रूप था। तो जब 1946 में प्रांतीय सीटों के लिए चुनाव हुए तो नतीजे कुछ ऐसे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला, 208 सीटें। मुस्लिम लीग 73 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बाकी 15 सीटें दूसरों के खाते में गईं। लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े बहुमत के बाद भी ये सभा सिर्फ एक पार्टी की सभा नहीं थी। इसमें समाजवादी थे, रूढ़िवादी थे, मार्क्सवादी थे, मतलब लगभग हर विचारधारा और हर समुदाय के लोग शामिल थे। इसीलिए तो इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे इंडिया इन माइक्रोकॉज़म कहा, यानी छोटे रूप में पूरा भारत। और सच पूछिए तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। सब कुछ चल रहा था और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सभा की बनावट, उसका मकसद, सब कुछ। और वो था भारत का विभाजन। विभाजन ने सिर्फ देश की जमीन नहीं बांटी, उसने इस सभा को भी बांट दिया। जो सदस्य उन इलाकों से आते थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बने, वो सभा छोड़कर चले गए। और देखते ही देखते सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई। ये आंकड़े उस वक्त के दर्द और उथल-पुथल को साफ दिखाते हैं। लेकिन इस उथल-पुथल के बीच एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव चीज हुई। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ ये संविधान सभा अब पूरी तरह से आज़ाद हो गई, सॉवरेन बॉडी बन गई। मतलब अब वो ब्रिटिश सरकार के किसी भी प्लान से बंधी हुई नहीं थी। अब उसके पास पूरी ताकत थी कि वो जैसा चाहे वैसा संविधान बनाए और यहाँ तक कि पुराने ब्रिटिश कानूनों को भी खत्म कर दे। तो इस नई मिली आज़ादी और ताकत के साथ एक लोकतंत्र का डिज़ाइन कैसे तैयार हुआ? चलिए अब इसके बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। काम की शुरुआत एक बहुत ही सोची समझी योजना से हुई। पहला कदम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसे नेहरू जी ने पेश किया और इसने संविधान की आत्मा, उसकी फिलॉसफी तय कर दी कि हमारा देश न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर चलेगा। अब इतना बड़ा काम एक साथ तो हो नहीं सकता था, इसलिए दूसरा कदम था इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। इसके लिए कुल 22 कमेटियां बनाई गई। हर कमेटी को एक खास जिम्मेदारी दी गई,
जैसे यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष नेहरू जी थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के पास थी और स्टीयरिंग कमेटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। लेकिन इन सब में जो शायद सबसे अहम कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन्हीं के ऊपर संविधान का पहला ड्राफ्ट यानी खाका तैयार करने की जिम्मेदारी थी। और ये प्रक्रिया, जैसा मैंने कहा, एक मैराथन थी। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। फरवरी 1948 में पहला ड्राफ्ट जनता के सामने रखा गया ताकि लोग अपनी राय दे सकें। फिर नवंबर 1948 से लेकर अक्टूबर 1949 तक एक-एक क्लॉज पर, एक-एक लाइन पर जबरदस्त बहस हुई और आखिर में 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपना लिया गया, जो फिर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। 2 साल, 11 महीने और 17 दिन। सोचिए, इतना समय लगा हर शब्द पर बहस करने में, हर विचार पर मंथन करने में और ये पक्का करने में कि ये दस्तावेज सच में भारत के लोगों की आवाज बने। तो आखिर में इस पूरे काम की विरासत क्या रही? इसका क्या असर हुआ? चलिए एक नजर डालते हैं इसके अच्छे और आलोचना वाले दोनों पहलुओं पर। देखिए, इसकी विरासत को लेकर दोनों तरह की बातें होती हैं। कुछ आलोचनाएं हैं जैसे कि इसके सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ये भी कहा जाता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और वकीलों का दबदबा था और प्रक्रिया काफी लंबी चली। लेकिन इसकी कामयाबियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित किया, एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु भारत की नींव रखी, और इसकी बहसों को तो आज भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में कोट करता है। कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं, जैसे कि महात्मा गांधी वो खुद जानबूझकर इस सभा का हिस्सा नहीं बने। इसमें 15 महिला सदस्य भी थी, जिनमें सरोजिनी नायडू और दक्षिणी वेलायुधन जैसी शख्सियतें शामिल थीं। दक्षिणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला सदस्य थीं। और तो और विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों ने तो इसे जाति हिंदुओं की सभा कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि वो कितने गलत थे। आखिरकार इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन का ये कहना बिल्कुल सटीक लगता है कि इसने एक ऐसा संविधान बनाया जिसे सबने स्वीकार किया, एक ऐसा दस्तावेज जो कुछ लोगों की जरूरत के बजाय ज्यादातर लोगों की इच्छा को दिखाता है। तो ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक राष्ट्र की नियम पुस्तिका जो किसी के फरमान से नहीं बल्कि बहस और चर्चा से बनी। आज के दौर में जब हमारे बीच इतने मतभेद हैं, तो क्या हम उनके इस तरीके से, इस समझौते और आम सहमति बनाने की प्रक्रिया से कुछ सीख सकते हैं?